अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आवाज़ इस्लामाबाद के स्टूडियो में बी टॉक में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स से रिलेटेड। जिस तरह हमने माजी में भी बात की थी कि आपको ख़ास तौर पे जब घर बनाने जाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे हमने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिल्डिंग को बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें हमारा कुछ जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने भी हमें बताया कि सबसे पहले आपको प्लाट का इंतखाब करना चाहिए कि प्लाट से ये आपको पता चल सके कि इसकी सॉइल कैसी है, सॉइल के मुताबिक आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। और फिर ये है कि उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए उसका जो है ना वो सन फेस साउथ होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम डे लाइट आपको उसकी वो मिल सके। और इसी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हमने नाज़रीन आपको पिछले प्रोग्राम में बताई, तो आज भी हम इसी के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारा बेसिक मकसद आज का जो प्रोग्राम है, हम इसमें ये बताएंगे जो ये जो बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जो रेजिडेंशियल घर हैं जो कि पाकिस्तान में तेज़ी के साथ तामीर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ही आबादी का तनासब बढ़ रहा है उसी के साथ साथ हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है। और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक रेजिडेंशियल घर हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तामीर हो रही है। इसको आम आदमी जो एक इकनॉमिकल घर है वो किस तरीके से बना सकता है। नाज़रीन, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और वक्फे के बाद हमारे साथ आर्किटेक्ट भी होंगे जिनसे हम मशवरा भी लेंगे और पूछेंगे भी कि ये किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। आज का हमारा मौजू है कि घर को बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ है, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया कि सबसे पहले आपको इंतखाब करना है कि एक अच्छे आर्किटेक्ट का। जब आप डिज़ाइन करवाने जाएं तो आप ज़रूर ये देखें कि ये आर्किटेक्ट क्वालिफाइड है और इसका कितना काम है और कितना एक्सपीरियंस है। ख़ास तौर पे जब वो घर को डिज़ाइन करेगा तो वो आपका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट को वो ज़रूर देखेगा। फिर इसके बाद आता है कि आपने क्वालिटी ऑफ वर्क को किस तरीके से आपने जांचना है। नाज़रीन, यहाँ पे इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे स्टील एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो हमें रिकमेंड की जाती है, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमें बताता है कि ये स्टील इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपने वो बिल्डिंग के अंदर इस स्टील का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसमें हमारे जो स्टील फिक्सर्स और या काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर है, वो उसमें कोताहियाँ भी करती है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको एक क्वालिफाई, एक एक्सपीरियंस वाला आपको इंजीनियर चाहिए जाके, ताकि वो आपकी मुकम्मल क्वालिटी को वॉच आउट करे। और जहाँ पे कोई ऐसा वाक़या रुनमा होता है, जहाँ पे कोई गलती होती है, कोताही होती है, तो उसको हाईलाइट करें फौरी तौर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, जैसा कि अर्थक्वेक के बाद हमने देखा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर तेज़ी के साथ फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ उसको कन्वर्ट किया गया, ताकि अगर अर्थक्वेक आता भी है तो बिल्डिंग को मजबूती के साथ वो बांधे रखे। उसके अंदर ब्रिक्स की, ब्लॉक की मुख्तलिफ, यानी कि जो हमारे पास वसाइल हैं उसके मुताबिक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो घर जब हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसकी जो कंक्रीट है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पीसीसी जिसे हम सरफेस हम कहते हैं कि पीसीसी जिसके ऊपर आप स्टील वर्क का काम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो बुनियादी काम है वो आपका है एक्सीवेशन का। जब आपने एक्सीवेशन करनी है तो ख़ास तौर पे जब एक्सीवेशन करते हैं तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि एक्सीवेशन करने से पहले आप उस मड को, वहाँ पे जो ग्राउंड आपने बनाया जो, उसको बिल्कुल लेवल कर लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो इन फ्यूचर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि उसमें लेवल का प्रॉब्लम ना हो, ताकि मड के अंदर ही आप कोशिश ये करें कि उस लेवल को मेंटेन कर लिया जाए। मुख्तलिफ पॉइंट लगाएं, एक्सीवेशन अपनी बिल्कुल लेवल के मुताबिक एक्सीवेशन की जाए। और जो ही आप देखें कि लेवल में 1-2 इंच का अगर मार्जिन है तो वो कवर हो सकता है, अगर उसमें 8-9 इंच या उससे ज़्यादा हुआ तो वो आपको कभी भी जो है उसको कवर नहीं कर सकते। फिर उसमें आपकी कंक्रीट और जो ये कास्ट है ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो बुनियादी तौर पे गलती करते हैं जब हम एक्सीवेशन करते हैं, तो एक्सीवेशन के अंदर हम ये गलतियां ज़रूर करते हैं। तो उस वक्त हमें ज़रूर एक पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, वहाँ पे एक क्वालिफाइड इंजीनियर खड़ा होना चाहिए ताकि वो देखे कि इस बिल्डिंग का
जो हम एक्सीवेशन करने जा रहे हैं, तो इस एक्सीवेशन का जो लेवल है वो इक्वल होना चाहिए पूरे प्लॉट का। तो जब आप एक्सीवेशन बिल्कुल लेवल में कर लेते हैं, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो आपका है कंपैक्शन टेस्ट का। आपने कंपैक्शन टेस्ट किस तरीके से लगाना है? कंपैक्शन टेस्ट नाज़रीन मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले जो कंपैक्शन टेस्ट है वो आप लगाते हैं मड का। मड की जो है कंपैक्शन टेस्ट लगाया जाता है। कंपैक्शन टेस्ट का 9.95% होना चाहिए, 96% होना चाहिए, यानी कि 95 to 96 के दरमियान आपका कंपैक्शन टेस्ट आना चाहिए। अगर आपका कंपैक्शन टेस्ट इससे कम आ रहा है तो आपको उसकी मज़ीद कंपैक्शन करनी चाहिए, और कोशिश ये करें कि जब तक आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता उस वक्त तक आप मज़ीद काम आगे शुरू ना करें। कंपैक्शन टेस्ट के बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसके अंदर अगर आपका जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की हद तक हम देखते हैं कि अगर आपकी सॉइल नरम है, नेचुरल नहीं है, तो उसमें आप ग्रेवल का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवल को जब आप डालते हैं तो ग्रेवल को भी आपने जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर रिकमेंड करता है कि आपने कितना ग्रेवल इसके अंदर डालना है, उसको लेस के अंदर ग्रेवल को डाला जाता है। अगर आपका 2 फुट का ग्रेवल दिया हुआ है तो उसको 3 या 4 लेस के अंदर ग्रेवल डाला जाएगा। एक लेस जब आप डालेंगे तो उसके बाद उसकी कंपैक्शन की जाएगी, फिर नेक्स्ट जो है वो आप लेस की तरफ जाएंगे। इसी तरह कंप्लीट जब लेस करने के बाद उसमें साथ साथ कंपैक्शन टेस्ट भी लगाए जाएंगे। जो ही कंपैक्शन टेस्ट मुकम्मल होगा तो उसके बाद आपने लेवल को चेक करना है। मज़ीद ये देखना है कि आपका जो प्लॉट है उसकी जो सरफेस बन चुकी है वो क्या वाकई इक्वल है, लेवल है उसकी, यानी कि चारों कोनों को जब आप देखेंगे वहाँ पे पॉइंट्स लगा के आप बिल्कुल जब आप लेवल को मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें पीसीसी करनी है। पीसीसी 3 से 4 इंच होती है अमूमन, तो उसमें ये देखना है अगर 1-2 इंच आपका मड के अंदर कहीं कोई फ़र्क रह गया लेवल के अंदर तो उस पीसीसी के अंदर आप उसको लेवल कर लें। उसके बाद जो अगला मरहला है वो आपका ये है कि उसके अंदर जो फाउंडेशन आपकी दी हुई है, अगर राफ्ट है, स्ट्रिप है, जो भी आपको दिया हुआ है तो उसके मुताबिक आपने काम करना है। जब वो आप स्टील बिछाते हैं तो आपने ज़रूर ये इंश्योर करना है नीचे मड नहीं होनी चाहिए, उससे पहले मड के ऊपर आपको पीसी से पहले बल्कि टर्माइट, अगर प्रूफिंग करना चाह रहे हैं तो टर्माइट प्रूफिंग भी आप कर सकते हैं। टर्माइट का स्प्रे करें, मार्केट में भी मिल जाता है, मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं। ये करने के बाद जब आप उसके बाद आते हैं तो जब स्टील को आप बांधते हैं तो स्टील एज़ पर स्ट्रक्चर ड्राइंग होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको मैयर करनी चाहिए। अगर 5 इंच का उसका स्पैन दिया हुआ है तो 5 इंच के साथ आपको देखना चाहिए। अगर उससे 6 इंच का है, 8 इंच का है तो आप उसको मैयर करें। प्रॉपर एक कैलकुलेशन का एक सिस्टम होता है, वो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर भी आपको गाइड कर सकता है। तो इसके साथ नाज़रीन नेक्स्ट जो है वो अगला जो प्रोसेस है वो ये है कि आप जो ही ये स्टील को बांधते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, उसके नीचे जो आप गट्टियों का इस्तेमाल होता है वो देना चाहिए। तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और हमारे साथ हैं इंजीनियर करामत अली साहब। हम उनसे भी पूछते हैं कि ये आप अब सर इसमें क्या मज़ीद हम बेहतरी ला सकते हैं और किस तरीके से इकनॉमिकल घर बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन करते वक्त किन किन चीज़ों का बुनियादी हम ख्याल रखते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, बता रहे थे कि बिल्डिंग्स की जो बुनियाद है वो उनके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे साथ इंजीनियर करामत अली साहब मौजूद हैं। इंजीनियर करामत अली साहब, हम ये नाजरीन को बता रहे थे कि जब हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं ख़ास तौर पे, सबसे पहले जिस तरह एक्सीवेशन है, फिर उसकी सॉइल टेस्टिंग है, उसके बाद उसमें टर्माइट प्रूफिंग गालबन होती है, फिर उसमें लेवल जो मेंटेन होता है वो बुनियादों के अंदर ख़ास तौर पे हमें करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है पीसीसी है, फिर स्टील है। तो ये थोड़ा सा बताइए कि सर जो बुनियादी चीज़ें हैं, जब एक घर को हम डिज़ाइन या कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है बनाने जाते हैं तो उसमें जो एक्सीवेशन है वो सबसे बुनियादी पहला उसका जुज़ है। जी बिल्कुल माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में काफ़ी आपने इंतज़ार किया क्योंकि मैं भी आज बिजी था बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि घर में जब काम शुरू किया जाता है या कोई भी बिल्डिंग होती है तो उसमें एक्सकवेशन का मामला सबसे पहले आता है। एक्सकवेशन क्या होती है? वो खुदाई होती है कि आपने प्लाट को कितना खोद रहे हैं। तो वो हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स के अंदर
हमने मार्क किया होता है कि रोड लेवल से आपने 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट जितना भी ये आपका लेवल डाउन है जमीन का, या अच्छी जमीन जहाँ पर मौजूद है, तो हम अपनी फुटिंग को उस जगह पे रखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो खुदाई का मामला शुरू होता है। तो खुदाई के लिए फिर आपको पता है कि आजकल एक्सकवेटर्स हैं, और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो एक्सकवेटर के ज़रिए से वो निशान लगा दिए जाते हैं, और जो भी लेआउट हमने अपनी ड्राइंग्स के अंदर तैयार किया होता है वही हमने अपने ज़मीन के अंदर जितना हमारा प्लॉट होता है उसके ऊपर वो सारी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लेआउट कर देते हैं, और खुदाई वाले जो लोग होते हैं उसकी खुदाई कर देते हैं। काबा साहब यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा थोड़ा सा। सर अमूमन हमने ये देखा है कि जो ही एक्सीवेशन होती है तो उसके अंदर ख्याल नहीं रखा जाता लेवल का। ख़ास तौर पे जब एक्सीवेशन हम करते हैं तो वो 8-9 इंच का उसके अंदर डिफरेंस होता है, उसी पे पीसीसी कर दी जाती है, फिर राट भी उसी के ऊपर गालबन जो है ना वो करते हैं, तो वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर काफ़ी जो है वो इशूज़ आ जाते हैं। तो आप क्या इसमें कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इशू ये होता है कि जितनी बिल्डिंग की हाइट बनती है उतना उसका वजन बनता है, और जितनी हाइट बढ़ेगी, जितनी हमारे डिजाइन में दी हुई है, फर्ज करें 9 इंच बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि 3 रद्दे जो हैं वो बढ़ गए। तो सारे घर में 3 रद्दे से मुराद है कि वो 200 से लेके 500 फुट रनिंग फुट जो है वो ईंटें लग जाती हैं फालतू। मसाला लगता है, मजदूरी लगती है, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं, और फिर बिल्डिंग की हाइट भी ज्यादा हो जाती है, जो कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज में काबिल कबूल नहीं होती। तो इसलिए जरूरत ये इस अमर की होती है कि जिस लेवल्स तक हमने खुदाई का निशान दिया होता है वहां तक आप लोगों ने खुदाई करनी होती है। जो भी लोग खुदाई कर रहे होते हैं उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो तो चाह रहे होते हैं कि थोड़ी सी खुदाई ज्यादा हो जाए तो उनके भी पैसे ज्यादा बन जाते हैं। तो ये सारा बोझ जो है इकट्ठा होके आप जो कंस्ट्रक्शन कर जी रहा था बिल्कुल बंदा, सर, चाहे मेरा वो मेरा डेवलपर है। पॉइंट जो था, बिल्कुल आपने बड़ी वैलिड बात की। मेरा पॉइंट ये था कि जो एक्सीवेशन होती है वो लेवल में नहीं होती, यानी कि एक आप साइड से देखते हैं तो 8-9 इंच, दूसरी साइड पे उसकी ढलवान होती है, तो उसको कैसे आप कवर कर सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए लेवल्स होते हैं। देखिए, लेवल दो तरीके से हम चलाते हैं साइड के ऊपर। एक तो वाटर लेवल होता है, पानी का, जो पाइप के जरिए से लोग चलाते हैं, और एक दूसरा जो होता है थोडेलाइट होता है, लेवल मशीन होती है। तो या फिर उससे भी ज्यादा कोई प्रेसाइज्ड हो तो जी जी। हम जीपीएस या कोई थर्डलाइट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब जो लेवल में जमीन नहीं होती तो वो लोगों की थोड़ी सी उसमें जो मालकान होते हैं उनको इतना इल्म नहीं होता कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं और कहाँ तक खुदाई करेंगे, क्या करेंगे। तो वो फिर एक थोड़ा बहुत ऐसा सुपरवाइजर साइट पे होना चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को समझता हो, और वो उसके मुताबिक काम करेगा। तो फिर आपकी ज़मीन जो है अनइवन नहीं होगी। जब अनइवन नहीं होगी तो लोड भी अनइवन नहीं पड़ेगा, और उसकी ज़्यादा से फिर जो एक्सकवेशन ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं कम हो जाती है। तो उसको लेवल करने के लिए फिर वो कुछ लोग तो कंक्रीट कर लेते हैं, कोई फिर दोबारा रीफिलिंग कर देते हैं, जो कि बाद में बिल्डिंग के अंदर मसाइल का सामना उससे करना पड़ता है, अच्छा क्रैक्स वगैरह हो बिल्कुल। जाते हैं। बिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये है कि जो पीसीसी आपने कंप्लीट कर ली, उसके ऊपर आप स्टील का स्ट्रक्चर बिछाने जाते हैं। तो सर स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि जो स्टील फिक्सर होता है वो एज़ पर स्ट्रक्चर ड्राइंग काम नहीं करते। वहाँ पे वो कह देते हैं कि ठीक है ये इस तरह चल सकता, लेकिन जो फाउंडेशन है उसके ऊपर ख़ास ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए। जी, फाउंडेशन तो देखिए किसी भी चीज़ की जो है वो बड़ी अहम जगह होती है। फाउंडेशन का नाम ही वो बुनियाद है। बुनियाद किसी भी चीज़ की हो तो वो मजबूत होनी चाहिए। तो जब वो असल में ये सारा इलिटरेसी का मामला है, लोग जानते नहीं हैं, और जो ठेकेदार जो काम करने वाले हैं वो भी ज़्यादा इल्म नहीं रखते, इतना वो ध्यान नहीं रखते। वो उनको वो ये होता है कि हमारे पैसे किस तरह बच जाएं। अगर फर्ज करें 400-500 किलो या 1 टन सरिया बच जाता है, और वो सही तरीके से नहीं लगाते या ज़्यादा फासला लगा देते हैं उसके अंदर, तो वो सरिया तो बच जाता है, लेकिन बिल्डिंग जो है उसकी बुनियाद कमज़ोर हो जाती है, और उसके ऊपर लोड जो आने वाला होता है वो सही तरह पे ज़मीन के ऊपर तकसीम नहीं होता, जिसकी वजह से फिर बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। और इस तरह के जो मसाइल पैदा होते हैं उनका इलाज जो है वो बहुत महंगा होता है। वो काफ़ी जी, एक्सपेंसिव यानी मसाइल कि फिर जन्म लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे अगर 1 टन स्टील को हम बचा लेते हैं या बचत हम समझते हैं कि ये हमने बचत करी, लेकिन इन फ्यूचर उसमें जो आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका।
उसको, यानी कि जी रिवर्सेबल नहीं। बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे। जी। अच्छा सर, इसके बाद ये बताइएगा कि ये जो फाउंडेशन, अब फाउंडेशन किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं? एक जो घर है उसकी फाउंडेशन कंप्लीट राफ्ट होती है, कुछ स्ट्रिप्स में होती है, मुख्तलिफ यानी कि शक्ल्स में आप इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली आप किन बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कैलकुलेट करते हैं जो आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है? जी बिल्कुल, बुनियादी चीज तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितना वजन पर स्क्वायर फीट जो है वो बर्दाश्त करने की सलाह। रामा साहब, आप बता रहे थे कि जिस तरह स्ट्रक्चर की आपने बताया कि सॉइल को आप देख के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर। अच्छा सर, आजकल जो पाकिस्तानी शहरी हैं ख़ास तौर पे, वो बड़े परेशान हैं क्योंकि स्टील बड़ा महंगा हो चुका है, सीमेंट की कास्ट काफ़ी ऊपर चली गई है, और इसी तरह ब्रिक्स और बाकी जो आप कंक्रीट वगैरह जो इस्तेमाल, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इकनॉमिकल घर सर कोई स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने कोई कमी लेके आए हैं या स्ट्रक्चर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? देखें, इसके तरीके मुख्तलिफ हैं और इनके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए तो बचत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के आप फाउंडेशन है या कोई भी पूरा घर है या बिल्डिंग है, उसमें स्टील जो है वो ग्रेड 40 की बजाय ग्रेड 60 इस्तेमाल करें। तो जब हम ग्रेड 40 और 60 का बाजार से जाके रेट लेते हैं तो 5,000 7,000 रुपये का फर्क होता है पर टन के पीछे, जबकि उसके वजन में जो फर्क पड़ता है वो 1.5 गुना फर्क पड़ता है। यानी कि जहां पर आपको 6 टन लगने, वहां 4.5 टन जो है वो ग्रेड 60 का लगेगा। तो 1.5 टन की कीमत अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 5 लाख रुपए बनती है। जबकि दोनों की जो वेटेज है वजन के हिसाब से अगर बाजार से उसका रेट लेते हैं तो 5,000 7,000 रुपये पर टन के पीछे आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो अगर आप 1.5 टन सरिया बचा लेते हैं तो वो तब भी बचाते हैं, और हम भी तब भी डिजाइन देते हैं लोगों को जब हमें श्योर होता है कि वो लोग वहां पर कोई टेक्निकल बंदा, कोई समझदार बंदा वो अगर लगाएगा और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है जो हमने 3,000 लिखी होती है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, वो पूरी करेगा, तो उस सूरत में हम उसको ग्रेड 60 में डिजाइन करके देते हैं। और उससे फिर उसकी बिल्डिंग के अंदर काफी सारी बचत हो जाती है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 20 से 25% उसमें सरिया भी बच जाता है और उनकी अमाउंट भी उतनी ज्यादा बच जाती है। तो इस तरीके से अगर आप जी साइंटिफिक तरीका नहीं इख्तियार करेंगे और आम आदमी को जिसको ड्राइंग नहीं पढ़नी आती, जिसको कोई समझ नहीं है या उसकी अहमियत ही नहीं है कि कंक्रीट क्या होती है, तो वो फिर एक पानी की तरह बहा के चला जाता है और उसकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से फिर हम भी जरा थोड़ा सा सिक्योर नहीं होते। तो हम भी ये चाहते होते हैं कि वो उनको ग्रेड 60 की बजाय 40 में डिजाइन कर दिया जाए, जिसकी वजह से फिर वो घर इकोनॉमिकल नहीं बनते। जी। करामा साहब, इसके साथ ये भी बताइएगा कि ये जो घर बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे इसमें ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्या ब्लॉक को भी यूज़ किया जा सकता है डोमेस्टिक जो रेजिडेंशियल घर है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोड बेरिंग ब्लॉक्स हो। लेकिन देखिए, अब बात वही होती है कि हम ईंटों पे रिलाई इसलिए करते हैं कि उसका साइज थोड़ा होता है तो उनकी तादाद ज्यादा होती है। तो जो भी लोड बिल्डिंग का आ रहा होता है तो वो बियर कर लेती हैं तादाद की वजह से। कि अगर फर्ज करें कि एक जगह पे 1,000 ईंट लगनी है तो वहां पर ब्लॉक जो है वो 200 या 300 लगेंगे। लेकिन अब इस तरह इसकी रिप्लेसमेंट जो है जब हम करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी ईंटों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो उसकी प्रेस करने से टूटे ना, तो वो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो जैसे ईंटों की है, फर्ज करें मिनिमम बाजार से हम जब लेते हैं या लोग लगाते हैं वो 1,000 है, लेकिन हमारी स्पेसिफिकेशन में होती है कि वो 1,500 PSI होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ब्लॉक है, तो ब्लॉक जब मार्केट से लेते हैं तो वो 500 600 700 800 मैक्सिमम 800 तक जाते हैं, जो बहुत अच्छे वाले कहलाते हैं। तो 800 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फिर बिल्डिंग के लोड को लिए ठीक नहीं होती। तो वो उस सूरत में फिर हम कहते हैं कि 1,200 से लेकर 1,500 तक जो है वो ब्लॉक इस्तेमाल कर लें या ईंटें इस्तेमाल कर लें, तो वो बेहतर रहता है। अब ब्लॉक्स में सस्ता होता है, ब्लॉक लगाने में भी वो आसान होता है, और उसके बाद में जो प्लास्टर होता है वो भी नहीं लगता ज्यादा। लेकिन चूंकि हमारे पास स्किल लेबर नहीं है, लोग एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से एक आम मिस्त्री मजदूर को थोड़ी सी मजदूरी दे के उसको कहा जाता है कि जब ईंटें लगा दें फलाना कर। अच्छा, करामा अब जब साहब। ईंटें लगाता जी है जी तो जी 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 जी
ईंटें लगाते हैं तो उसके अंदर प्लस्तर की वो मोटाई बहुत ज्यादा कर देता है। ईंटें जो है अनइवन होती हैं, क्योंकि वो भट्टे में बन के आई होती हैं। किसी को वो टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है, किसी को टेम्परेचर कम मिलता है। तो वो जी कोई ईंट कच्ची होती है, पक्की होती है, एक ही ईंट के दो तीन वो फेज होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ब्लॉक तो हैं बहुत अच्छे, क्योंकि वो होमोजीनियस बने होते हैं। प्लांट पे बन जाएं तो बहुत अच्छा होता है। अगर वो अपनी साइट पे बनाता है कोई बंदा, वो भी अच्छा है। तो उसकी सूरत में ये होता है कि वो फिर भी जी कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं उसमें कंक्रीट। जी जी। और मेरा आखिरी सवाल करामत साहब आपसे, सर ये बताइएगा कि आज तक हमने पाकिस्तान में ये देखा कि जो जितने भी लोग घर बनाने जाते हैं उनके जहन में अभी तक वो ठेकेदार, वो मिस्त्री, उनकी वो बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय उसके कि अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर जो आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन करने जाता है उसकी बात को अहमियत दिया जाए और उसके नक्शे के मुताबिक काम किया जाए। अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हम करवा सके। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। कोई आर्किटेक्ट जो रिकमेंड करता है या स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसके खिलाफ कभी भी स्ट्रक्चर के कोई बंदा काम नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है। इसके पीछे क्या वजूहत है सर? सर इसके पीछे आप कह रहे हैं कि लोगों का इल्म ना काफी होने के बराबर है। क्योंकि पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसकी सूझबूझ नहीं होती। और फिर जो ठेकेदार होते हैं वो भी सारा दिन मक्खियों की तरह बिल बनाते रहते हैं, और आगे पीछे करके तो क्लाइंट को वो ट्रैप कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको बचत करके देंगे, जबकि वो बचत नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली अपनी जेब भर रहे होते हैं। और अब पूरी दुनिया में ये निज़ाम है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर जो है वो जिम्मेदार होते हैं बिल्डिंग के। तो यहाँ पर ठेकेदार जो है वो जो भी हम डिजाइन देते हैं उसको वो चेंज कर देते हैं। कहते हैं जनाब ये इतना 5 इंच का सरिया डाला हुआ है, इसको 7 इंच कर दो, 8 इंच का कर दो, कुछ नहीं होता। तो ये तमाम चीजें जो है वो फिर क्लाइंट जब समझता है यार ये बंदा जो है वो उसको काम करते हुए इसने 40 घर बना लिए, 100 घर बना लिया, तो इसका तजर्बा ज्यादा है, इसकी बात ज्यादा ऑथेंटिक है एज कम्पेयर के जो इंजीनियर आर्किटेक्ट वगैरह जो बने अपना तमाम चीजें वो देते हैं, तो उनके ऊपर इतना यकीन नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो डिफरेंस नजर आता है उनको, वो पैसों की शक्ल में नजर आता है जी कि बहुत शुक्रिया। फटाफट उनको पता चलता है जी 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 मैंने आपके लिए इतने पैसे बचा दिए। बहुत तो शुक्रिया वो फिर करामत क्लाइंट के जेब साहब। में जी बैठ, जी जी उसी वजह से वो सारा उनके पीछे लग जाता है, और फिर वो बाद में बहुत सारे मिसाइल से दो चार होते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया करामत साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको हम इनवाइट करेंगे। तो आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी हमारे नाजरीन को। तो नाजरीन, ये करामत इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये अभी जो जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि जो एक इकनॉमिकल घर है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर रवायती कंस्ट्रक्शन है उसको किस तरीके से जो है वो लेके हम चल रहे हैं। और इसमें एक आर्किटेक्ट और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसका एक कलीदी किरदार है। उसके मशावरत के बगैर, जिस तरह आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वो जिस तरीके से आपको एडवाइस करता है, जो मेडिसिन रिकमेंड करता है, उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ता है। उसके बगैर आपके लिए कोई चारा नहीं। इसी तरह जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग का जो डॉक्टर है वो डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंजीनियर ही हो सकता है या आर्किटेक्ट हो सकता है जो उसको डिज़ाइन करने वाला है, ताकि उसे पता होता है कि ये इन फ्यूचर ये बिल्डिंग में क्या फ्लॉज आ सकते हैं। और पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्डिंग को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।